हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपके डिमांड पर एक बेहद शानदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कुछ बहुत ही सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो आप कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए पहला प्रश्न कितना शानदार के साथ शुरुआत करते हैं इसकी। हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक को हम लोग जो है वह प्रतिपूर्ति भी बोलते हैं। एंटीसेप्टिक को क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिपूर्ति। ध्यान दीजिएगा, एंटीसेप्टिक को हम लोग प्रतिपूर्ति बोलते हैं। अब यहाँ पे एंटीसेप्टिक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है फिनॉल। बिल्कुल, फिनॉल का प्रयोग हम लोग जो है वह एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। फिनॉल की जो प्रकृति होती है ये भी हम लोगों को याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फिनॉल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है बाबू? अम्लीय होती है। एक बात तो ये। दूसरा बात क्या है कि ये जो है वह डिसइंफेक्टेंट का उदाहरण है। डिसइंफेक्टेंट का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है बाबू? डिसइंफेक्टेंट का। ये भी याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता कौन है भाई? देखिएगा ध्यान से। पहला ऑप्शन कहता है सैकरीन, बिल्कुल है। दूसरा ऑप्शन एस्पार्टिम, ये भी है। तीसरा ऑप्शन जो है वह सोडियम साइक्लोमेट, ये भी है। यानी सभी के सभी जो है वह क्या है? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्लियर है ना बाबू? इनमें से सभी, यानी सैकरीन भी कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, स्पार्टिम भी है और सोडियम साइक्लोमेट भी है। सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। आगे देखिए क्या है, व्यूना एस निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? सबसे पहले तो याद रखिए कि ब्यूना एस जो है वह एक प्रकार का रबर है। ब्यूना एस क्या है बाबू? एक प्रकार का रबर है। और ब्यूना एस जो है वह सह बहुलक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बाबू? सह बहुलक का। ब्यूना एस किसका उदाहरण है? सह बहुलक का। और ये जो होता है ना वो ब्यूटाडाइन और अस्टाइरिन के बहुलीकरण से बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये किसके बहुलीकरण से बनता है? ये बनता है ब्यूटाडाइन। ये आपके ब्यूटाडाइन हो गए और इधर देखिए क्या है, ये आपके अस्टाइरिन हो गए। तो ब्यूटाडाइन और अस्टाइरिन के जो है वह बहुलीकरण से ये आपके अस्टाइरिन हो गए। तो ब्यूटाडाइन और अस्टाइरिन का जब हम लोग बहुलीकरण कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बाबू? ब्यूना एस रबर बन जाएगा। यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटाडाइन एवं अस्टाइरिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटाडाइन और अस्टाइरिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्रयोग हम लोग जो है वह जूता बनाने में, है ना, ग्लव्स बनाने में करते हैं। क्लियर है ना? आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? योगशील बहुलक का उदाहरण पूछ रहा है कि निम्न में कौन योगशील बहुलक है। अब देखिए, नाइलोन 6, नाइलोन 6 का एकलक कौन होता है? एकलक इसका, तो नाइलोन 6 का एकलक है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो है वह आपका संघनन बहुलक का उदाहरण है। ये भी आपका संघनन बहुलक का उदाहरण है और डेक्रोन भी संघनन बहुलक के उदाहरण है। यानी ये तीनों के तीनों संघनन बहुलक के उदाहरण है। तो उच्च घनत्व वाला जो पॉलीथीन है, ये उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन जो है वह योगशील बहुलक का उदाहरण है, क्योंकि हम लोग एथीन का बहुलीकरण कराते हैं। किसका बहुलीकरण कराते हैं बाबू? एथीन के बहुलीकरण से। एथीन के बहुलीकरण से क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। तो ये याद रखना है कि एथीन के बहुलीकरण से क्या बनेगा? पॉलीथीन बनेगा। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें CO समूह उपस्थित है? देखिए ये आपका कार्बोनिल समूह है। ये आपका क्या है बाबू? कार्बोनिल समूह है। और कार्बोनिल समूह में ध्यान से देखेंगे, कार्बोनिल समूह में जो कार्बन का प्रसंकरण होता है वो क्या होता है? sp2। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ पर
जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, इस एल्डिहाइड और कीटोन में जो है वह कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। बात ईथर की कर लेते हैं तो ईथर का समूह यह देखिए लिख दिए, एल्कोहल का समूह हो गया, और एमीन का समूह देखिए ये प्राइमरी एमीन मैंने लिखा है, ये आपका मैंने सेकेंडरी एमीन लिख दिया, ठीक है ना, और ये आपका मैंने टर्सरी एमीन लिखा। तो इस तरह से ये 1 डिग्री एमीन है, ये आपका 2 डिग्री एमीन है, और ये आपका क्या है 3 डिग्री एमीन है। तो ये चीज़ें को याद रखना है, इन चीज़ों को याद रखना है, तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन, इस वीडियो को देखने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। हमारा अगला जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया क्या है। तो रबड़ को सल्फर के साथ गर्म क्यों किया जाता है जी, तो इसको टिकाऊ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, इसको लचीला बनाने के लिए, और यहाँ पे इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वल्कनीकरण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत बार पूछा गया है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं। क्लियर है। जस्तीकरण क्या होता है, जब लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो इस प्रक्रिया को गैल्वनाइजेशन कहते हैं। और बेसेमरीकरण क्या होता है, तो हम लोग जो है जब बेसेमर भट्टी में जो है वो ऐश को डालते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग बेसेमरीकरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, बहुत मजेदार है। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म क्या है। तो डीएनए और आरएनए में समान भस्म क्या है बाबू, ग्वेनिन, एडेनिन और साइटोसिन, ये 3 ऐसे भस्म हैं जो डीएनए और आरएनए में समान है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि डीएनए में एक अलग भस्म जो होता है वो होता है थायमीन। डीएनए में अलग भस्म कौन होता है, थायमीन। और आरएनए में अलग भस्म क्या होता है, तो आरएनए में अलग भस्म होता है यूरासिल। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए में अलग भस्म क्या है, तो यूरासिल है। डीएनए में अलग भस्म क्या है, थायमीन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एस्ट्राइड है। एस्ट्राइड का संबंध किस विटामिन से है। तो देखिए एस्ट्राइड का संबंध विटामिन डी से है, विटामिन D3 से है। एस्ट्राइड का संबंध किससे है बाबू, विटामिन D3 से है, कह सकते हैं। तो और विटामिन डी का जो है वह रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कैल्सीफेरोल। विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई, सबके बारे में हम लोगों को जान लेना है। आगे देखिए क्या है, निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है। ये जो आपके जो प्राकृतिक शर्करा हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि सबसे मीठा कौन है। तो सबसे मीठा जो है वह कौन होता है बाबू, फ्रक्टोज होता है। फिर कौन होता है, सुक्रोज होता है। इसके बाद एक ग्लूकोज भी आता है। सुक्रोज के बाद कौन है, ग्लूकोज। फिर कौन है, माल्टोज। फिर कौन है, लैक्टोज। यानी इनके क्रम को अगर हम लिख दें तो ध्यान से देखिएगा, फ्रक्टोज है, उसके बाद कौन है, सुक्रोज है, उसके बाद कौन है, ग्लूकोज है, उसके बाद कौन है, मल्टोज है, उसके बाद कौन है, लैक्टोज है। आपको ध्यान से देखना है, लैक्टोज को हम लोग दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज को क्या कहते हैं बाबू, दुग्ध शर्करा। फ्रक्टोज को हम लोग क्या कहते हैं, फल शर्करा। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, फल शर्करा। सुक्रोज जो है वो उसका मानक मीठापन 1 होता है। मानक मीठापन कितना होता है इसका, 1 होता है, ये भी याद रखना है। तो इस तरह से हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां हैं, हर पॉइंट से रिलेटेड आप उसको याद रखेंगे। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में किसमें एल्कलाइजेशन संभव है। देखिएगा यहाँ पे एल्कलाइजेशन किस में संभव है, तो देखिए प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन दोनों में जो है वह एल्कलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, संभव है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन दोनों में एल्कलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, संभव है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है। ध्यान से देखेंगे कि ये आपका एथिल एमीन है और इस एथिल एमीन की अभिक्रिया अगर आप नाइट्रस अम्ल से करा देंगे HNO3 के साथ, तो ये बन जाएगा आपका C2H5OH, यानी एथेनॉल बन जाएगा और साथ में नाइट्रोजन गैस भी क्या होगा, बनेगा। तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है बाबू,
इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, आप एकदम सारे को बार बार देख लीजिए, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत फायदा आपको इससे होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत दफा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है NH2, सेकेंडरी एमीन का यानी 2 डिग्री एमीन का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा NH, और टर्सरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा बाबू ये। तो प्राइमरी एमीन यानी 1 डिग्री एमीन का क्रियाशील मूलक, 2 डिग्री एमीन का क्रियाशील मूलक और 3 डिग्री एमीन का क्रियाशील मूलक, सबको आप याद रखेंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, कोई संदेह नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फार्मिक अम्ल है, देखिएगा ध्यान से, ये फार्मिक अम्ल है HCOOH, इसको अगर आप जो है वह सांद्र H2SO4 के साथ अगर गर्म करते हैं तो यहाँ पे आपका प्राप्त हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में याद रखिएगा कि ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? उदासीन। और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। ये सब वो क्वेश्चन है जो एकदम चलते फिरते आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक के द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जाता है? तो फार्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच जो विभेद किया जाता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के जरिए किया जाता है। किसके जरिए किया जाता है बाबू? सोडियम बाइकार्बोनेट के जरिए। यानी फार्मिक अम्ल जो है वह सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, देखिए यहाँ पे ये आपका फार्मिक अम्ल है जो लाल चींटी के डंक में रहता है, लाल चींटी के डंक में रहता है। अब इसको जो है वह अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो ये CO2 देगा, ठीक है ना। और अगर आप जो है वह फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये अभिक्रिया ही नहीं करता। तो इस प्रकार से ये दोनों में अंतर जो है वह सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा हम लोग जो है वह आसानी से कर सकते हैं। आगे चलिएगा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समावयवी है? देखिएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समावयवी है? देखिए आप ध्यान से देखिएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है ईस्टर COOR, पहले लिख लेते हैं, एल्कोहल OH, ईथर O और एल्डिहाइड CHO। अब देखिए क्या कहता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समावयव है? तो अब देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वह कहीं ना कहीं किसका क्रियाशील समावयव होगा बाबू? तो ईस्टर का। किसका होगा? ईस्टर का। यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? कार्बोक्सिलिक समूह देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है बाबू COOH। अब किस में उपस्थित नहीं है? मेथेनोइक अम्ल, इसका सूत्र लिखिए आपको पता चल जाएगा, इसमें है। एथेनोइक अम्ल CH3COOH, इसमें भी है। पिक्रिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल, ये आपका बेंजोइक अम्ल है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका बेंजोइक अम्ल है, इसमें भी है। लेकिन पिक्रिक अम्ल देखिए क्या है, ये आपका पिक्रिक अम्ल है, ये आपका पिक्रिक अम्ल है, इसको ट्राइनाइट्रोटोलिन TNT भी बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को शुष्क श्रवण अगर कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? एसीटल्डिहाइड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका कैल्शियम एसीटेट है और कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट है तो हमारा बन जाएगा क्या? एसीटल्डिहाइड, और साथ में बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो मेन रूप से हम लोगों को याद रखना है यहाँ पे क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल
ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, ये देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, ठीक है, और ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल भी है। अब इसका अगर आप जो है वह ऑक्सीकरण करवा दो, ऑक्सीकरण करवा दो ना, K2Cr2O7 या कोई भी हो, तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो ये एसीटोन बनाता है। क्या बनाता है बाबू, एसीटोन, जिसका सूत्र होता है CH3COCH3, यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है बाबू, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एकदम परीक्षा में पूछा जाएगा ऐसा मुझे उम्मीद है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र है। अगर आपको सामान्य सूत्र लिखने में तकलीफ है तो एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे CH3CHO, ये आपका एस्टल्डिहाइड है। अगर इसमें देखते हैं तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2, हाइड्रोजन का 4 और ऑक्सीजन का 1, यानी CnH2n और क्या है O। ये आपका एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है। कीटोन का भी एग्जाम्पल लेकर के देख लो, क्लियर हो जाएगा आपको। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C3H6 और O, यानी ये भी CnH2n और O, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2nO। राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामान्य सूत्र लिखने के लिए आप 1-2 यौगिक को लिख करके आराम से क्लियर हो लो, कंफर्म हो लो, तब मारो, अकबका के मारने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रेक्टिफाइड स्प्रिट में रहता है। देखिए मोस्टली किण्वन की प्रक्रिया द्वारा, जैसे हम लोग ग्लूकोज का या किसी भी चीज़ का किण्वन करा करके जो एथेनॉल प्राप्त करते हैं, वो एथेनॉल 12 से 15% तक क्या होता है, वो आपका सांद्र होता है। और उसका जब प्रभाजी आशवन कर दिया जाता है, क्या किया जाता है बाबू, प्रभाजी आशवन, क्या किया जाता है, प्रभाजी आशवन। और इसका जब प्रभाजी आशवन कर दिया जाता है तो वो करीब 95% क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और उसी को रेक्टिफाइड स्प्रिट या परिशोधित अल्कोहल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, परिशोधित अल्कोहल या रेक्टिफाइड स्प्रिट भी कहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ल्यूकस अभिकर्मक है, निम्नलिखित में से कौन ल्यूकस अभिकर्मक है। ल्यूकस अभिकर्मक कौन है, तो ल्यूकस अभिकर्मक अनाद्र ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकस अभिकर्मक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। और ल्यूकस अभिकर्मक का प्रयोग जो है हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को अलग करने के लिए, एल्कोहल को विभेद करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को विभेद करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में से कौन है। एथेनॉल, पहले एथेनॉल का सूत्र लिख लो, C2H5OH। इसकी समावयवी यानी अवयवों की संख्या किस में समान है, मिथेनॉल में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप सूत्र लिख करके देख लो, नहीं होगा। डाइमेथिल एथर है, देख लो शायद इसमें हो, देखो यहाँ पे, यस, यहाँ पर देखो कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1 यानी इसके समावयव कौन हो जाएंगे, डाइमेथिल ईथर, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समावयव का मतलब होता है अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है सामान्य सूत्र जो एल्केनल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है। एल्केनल मतलब एल्डिहाइड समूह को प्रदर्शित करता है। तो एल्डिहाइड समूह का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2nO होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई समस्या है क्या, नहीं। आगे चलो, देखो यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे मिथेनॉल की अभिक्रिया हम लोग मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड से करवाते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखो, जब अल्कोहल की अभिक्रिया आप लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाओगे ना, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाओगे तो यहाँ पे जो है वह एल्केन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, एल्केन की। यहाँ कौन सा एल्केन बनेगा, तो यहाँ पे आपका मेथेन बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, मेथेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्लोरल का अणुसूत्र है? क्लोरल, ध्यान से देखिएगा, ये क्लोरल आपका है CCl3CHO। याद है ना बाबू, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। CCl3CHO ये क्लोरल का क्या होता है? सूत्र होता है। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं? यानी निश्चेतक के रूप में, यानी बेहोशी के लिए। तो हम लोग क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग है वो निश्चेतक के रूप में करते हैं। क्लोरोफॉर्म का उपयोग CHCl3, इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। इसका उपयोग आयोडोफॉर्म का उपयोग जो है वह एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। आयोडोफॉर्म का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। एसिटिलीन का प्रयोग जो है वह फलों को पकाने में करते हैं, फलों को पकाने में करते हैं। और ये मीथेन जो है वह इसको मार्स गैस भी कहते हैं और सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन का उदाहरण भी है। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न क्या है? एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है? ध्यान से देखिएगा, ये एथिल ब्रोमाइड है और ये एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर आप कराइएगा तो उच्च अल्केन की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? उच्च अल्केन की, यानी यहाँ पर जो है वह ब्यूटेन की प्राप्ति होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है ना? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अभिक्रिया को हम लोग वुड्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जटिल आयन की ज्यामितीय आकृति चतुष्फलकीय नहीं है? तो चतुष्फलकीय नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, NiCO4 निकेल टेट्रा कार्बोनिल, इसकी चतुष्फलकीय है बिल्कुल। NiCl4 2- की भी चतुष्फलकीय है। MnCl4 2- की भी चतुष्फलकीय है। लेकिन यहाँ पे जो है वह NiCN4 2- की जो आकृति है वो वर्गतलीय है। ये क्या बाबू? वर्गतलीय, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहता है? तो विटामिन B12 में जो है वह कौन उपस्थित रहता है बाबू? तो कोबाल्ट उपस्थित रहता है। कौन उपस्थित रहता है? कोबाल्ट। मैग्नीशियम किस में रहता है? क्लोरोफिल में। किस में रहता है? क्लोरोफिल में कौन सा रहता है? मैग्नीशियम। और हेमोग्लोबिन में कौन सा रहता है बाबू? हेमोग्लोबिन में आपका रहता है लोहा। ठीक है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या बाबू? नहीं। आगे चलो, क्वेश्चन है, CuNH3 का हॉल 4 2+ आयन में संकरण होता है, तो इसका जो प्रसंकरण होता है वो निकालने के बाद आपको पता चलेगा। फिलहाल आप याद रखें DsP2। क्लियर है क्या? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, FeCN6 3- में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा। बहुत सिंपल है, Fe का निकालना x माइनस, मान लो साइनाइड का -1 गुना 6 होता है, बराबर क्या होगा? -3। x बराबर यहाँ से करोगे तो +3 आ जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है बाबू? अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरा रहता है? तो 4f जो श्रेणी है इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड। क्या बोलते हैं बाबू? लैंथेनाइड। और 5f जो श्रेणी है इसको बोलते हैं एक्टिनाइड। क्या बोलते हैं बाबू? इसको एक्टिनाइड बोलते हैं। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, लैंथेनाइड जो है वह सीरियम से शुरू होकर के ल्यूटीशियम तक जाता है और थोरियम से शुरू होकर के ये लॉरेंशियम तक जाता है। इसमें भी 14 तत्व होते हैं और इसमें भी कितने तत्व होते हैं बाबू? 14 तत्व होते हैं। तो यहाँ पे 4f को पूछ रहा है, तो 4f लैंथेनाइड होगा और एक्टिनाइड क्या होगा बाबू? 5f होगा। यानी और संक्रमण तत्व तो डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। क्लियर है? आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या है, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन 3 तत्व ऐसे हैं, जिंक, कैडमियम और Hg, ये डी ब्लॉक के तो हैं मगर डी ब्लॉक के ही हैं, डी ब्लॉक के हैं मगर संक्रमण तत्व नहीं है, मगर संक्रमण तत्व नहीं है, मगर संक्रमण तत्व क्या है? नहीं है। क्लियर है? निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? द्विभाषमिक मतलब होता है जिसमें pOH बॉन्ड की संख्या कितनी हो? 2 हो। तो अगर हम लोग H3PO2 की संरचना पे नजर डालें तो H3PO2 की अगर हम लोग संरचना देखें तो पता चलेगा हम लोग
क्योंकि यहाँ पे pOH बॉन्ड की संख्या कितनी है 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्पष्ट है। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। ऑक्सीजन और ओजोन है, तो ऑक्सीजन और ओजोन एक दूसरे के क्या हैं, तो ऑक्सीजन और ओजोन एक दूसरे के अपरूप हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप ध्यान से देखिएगा। और ऑक्सीजन और ओजोन जो है वह प्रबल ऑक्सीकारक भी हैं। ऑक्सीजन और ओजोन जो है वह क्या होते हैं बाबू, प्रबल ऑक्सीकारक भी होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।